नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में हैं। 1991 में पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद जो देश अलग अलग खड़ा हुए, उन देशों में से एक है यूक्रेन। तो 1991 के बाद से देश का कोई प्रधानमंत्री उस यूक्रेन के दौरे पर पहली बार गया है। प्रधानमंत्री मोदी उस समय गए हैं जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और इस दौरे को दुनिया एक अलग नज़रिए से भी देख रही है। दोनों देशों के बीच में सहयोग और संबंध को प्रगाढ़ करने के अलावा शांति की कोशिशों को भी नरेंद्र मोदी के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा, ये उम्मीद दुनिया कर रही है। ताकतवर देशों के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहे हैं, वो जो नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी कर सकेंगे, इस बात की उम्मीद की जा रही है। दुनिया दो खेमों में है आज की तारीख में। यूक्रेन के साथ अमेरिका और नेटो के मेंबरान देश हैं, और रूस के साथ ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों का एक अलग धड़ा है। बहुत कम ऐसे देश हैं जो दुनिया के इन दोनों धड़ों के बीच में अपनी निष्पक्षता बचाए हुए हैं और अपना भरोसा भी बनाए हुए हैं। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये ऐसे हैं जिनके ऊपर दोनों पक्षों का भरोसा है। निर्गुट, निष्पक्ष, निर्णायक और निर्भीक। अगर कोई देश है, अगर कोई नेता है, तो उसमें जो पहले पायदान पर कोई दिखाई पड़ता है तो भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए इस बात की उम्मीद है कि यूक्रेन के इस दौरे में नरेंद्र मोदी शांति की जो कोशिश करेंगे वो रंग लाएगी। वे यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, और कीव में जो राष्ट्रपति का सरकारी आवास है, मैरिन्स्की पैलेस, उस पैलेस में उनका स्वागत हुआ। नरेंद्र मोदी ने ज़ेलेंस्की को गले लगाया और फिर उनके कंधे पर उन्होंने हाथ रखा। ये जो सरकारी आवास मैरिन्स्की है, ये नीपर नदी के किनारे है, और 2021 में जब एस राजामौली ने अपनी फिल्म बनाई थी RRR, तो RRR में आपने देखा होगा कि उसका जो ऑस्कर विनिंग गाना था, नाटो नाटो, वो इसी भवन के सामने फिल्माया गया था। यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के सरकारी आवास के सामने जो गाना फिल्माया गया हिंदुस्तान की फिल्म का, RRR का, वो गाना ऑस्कर अवार्ड जीत चुका है। तो ये एक पहचान है उस जगह की जहां नरेंद्र मोदी थे और जहां उनका स्वागत किया गया, और जहां 3 घंटे तक नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की के साथ दोनों देशों के जो प्रतिनिधिमंडल बैठे हुए थे, आपस में एक दूसरे से मशवरा करते रहे। संबंधों को, व्यापार को, कारोबार को, भरोसे को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा होती रही। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक माने जाते हैं। और नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के दोनों देशों का दौरा किया है। अभी 1.5 महीने पहले वो रूस के दौरे पर थे, और वहाँ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनकी अगवानी की, उनका आवभगत किया, और अपने स्पेशल कार्ट में उन्होंने, गोल्फ कार्ट जिसे कहते हैं, उन्होंने घुमाया। दोनों के बीच की बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि हिंदुस्तान और रूस के बीच में जो दोस्ताना संबंध है, गहरे हैं, और नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन दोनों के जो रिश्ते हैं वो निजी और घनिष्ठ हैं। जब रूस की यात्रा पर गए थे प्रधानमंत्री मोदी, उसी दिन यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया था, अस्पताल पर बम गिरा था और 5 बच्चों की मौत हो गई थी। उससे तिलमिला गए थे ज़ेलेंस्की। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस व्यक्ति से गले लग रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, दरअसल वो हत्यारा है। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी कीव पहुंचे, यानी कि यूक्रेन की राजधानी, तो ज़ेलेंस्की ने हाथ बढ़ा करके नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। नरेंद्र मोदी का कद ये है और उनकी निष्पक्षता यही है कि हम रूस गए, हम यूक्रेन भी आए हैं, और उन्होंने वहाँ जाकर कहा कि मैंने पुतिन साहब के ठीक सामने उनकी आंखों में आंखें डाल करके ये कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और युद्ध से शांति का रास्ता नहीं निकल सकता है, और दुनिया में शायद इकलौते ऐसे नेता नरेंद्र मोदी हैं जो पुतिन की आंखों में आंखें डाल करके आज का सच उनसे कह सकते हैं।
और ये बात उन्होंने क्यू में भी कही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मनी के चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति, इन सब लोगों ने यूक्रेन का दौरा किया है। लेकिन इन सबों की पहचान यूक्रेन के साथी देशों की है। यूक्रेन के मददगार हैं, यूक्रेन के हमदर्द हैं। रूस का दौरा ये नहीं कर सकते। रूस के साथ संबंध वैसे इनके नहीं है जैसे यूक्रेन के साथ हैं। नरेंद्र मोदी के साथ यह समानांतर है। जैसा वो रूस के साथ अपना संबंध बनाए रखे हुए हैं, यूक्रेन का भरोसा भी उन्होंने बना करके रखा है। दोनों देशों की यात्रा करने वाले शायद दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं नरेंद्र मोदी जिन पर दोनों देशों का इतना भरोसा है। हंगरी, जो कि नेटो का सदस्य देश है, उसके प्रधानमंत्री ने भी दोनों देशों की यात्रा की। लेकिन हंगरी के प्रधानमंत्री रूस के नज़दीकी माने जाते हैं नेटो का मेंबर होने के बावजूद, इसलिए दोनों तरफ से भरोसा का जो मामला है उनके ऊपर उतना नहीं रहा है। चीन और ब्राज़ील दोनों ने इस बात की कोशिश की कि हम अपनी तरफ से यह प्रस्ताव देते हैं कि बातचीत के लिए हम दोनों देशों के जो युद्धरत देश हैं यूक्रेन और रूस सामने ले आते हैं, लेकिन दोनों का प्रस्ताव धरा का धरा रह गया, बात बनी नहीं। कोशिश टर्की ने भी की। अर्दोगान चाहते हैं कि रूस और टर्की के इलाके में कोई दूसरी ताकत आकर के खड़ा ना हो जाए और यूक्रेन के जरिए अमेरिका वहाँ अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। उन्होंने राजनयिक स्तर पर बातचीत दोनों देशों के बीच में शुरू करवाई, लेकिन वो कहीं पहुंची नहीं। इसलिए दुनिया नरेंद्र मोदी को अलग नजरिए से देख रही है। इस यात्रा को एक उम्मीद से देख रही है। 20 घंटे की यात्रा ट्रेन से नरेंद्र मोदी करते हैं। 10 घंटे जाने का पोलैंड से यूक्रेन और फिर 10 घंटे लौटने का। 7 घंटे की यात्रा के लिए 20 घंटे ट्रेन का सफर करके नरेंद्र मोदी यूं ही नहीं गए हैं। उसके पीछे एक मकसद है और दुनिया जिस अमन की उम्मीद में बैठी हुई है, उस उम्मीद को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, उसके बाद से कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने वहां का दौरा किया होगा, लेकिन यह दौरा विशेष है। इसलिए आज का शो थोड़ा सा मैं आपको समझाने बताने की कोशिश करता चलूंगा और ये अहम है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रोफाइल आज की तारीख में एक बड़े नेता की दिखने लगी है। इससे पहले जून 2024 जो इटली में G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वहां मिले थे। उसके पहले आपको याद हो कि हिरोशिमा में G7 की बैठक हुई थी, वहां भी दोनों की मुलाकात हुई थी। और हर बैठक में जेलेंस्की से नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि शांति दुनिया के लिए ज़रूरी है और बातचीत के जरिए ही शांति का रास्ता निकलता है, युद्ध कोई विकल्प नहीं है। और यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। प्रधानमंत्री इससे पहले भी पुतिन से लगातार मिलते रहे हैं और उन तमाम मुलाकातों में आपको एससीओ की बैठक भी याद होगी। तो जितनी बैठकें उन्होंने की हैं, उन बैठकों में पुतिन को वो सलाह देते रहे हैं बतौर भरोसेमंद दोस्त कि यह ठीक नहीं है। आज जब वो कीव में थे तो वो उस म्यूजियम में भी गए जो मारे गए बच्चों की याद में बनाया गया है, वहां उन्होंने खिलौना रखा। जेलेंस्की ने भी रखा। मोदी ने कहा कि युद्ध में सबसे जो पीड़ादायक है वो बच्चों की मौत होती, अगली पीढ़ी खत्म हो जाती है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उस देश पर यूक्रेन और रूस दोनों को उम्मीद है। मैं इस यात्रा को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराऊं ताकि इस दौरे को या इसकी अहमियत को आप और हम दोनों समझ पाएं। प्रदीप कपूर साहब हमारे साथ हैं।
आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और आप विजिटिंग क्लिनिकल प्रोफेसर हैं फॉर डेवलपमेंट डिप्लोमेसी एंड लीडरशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। और अचल मल्होत्रा जी हैं हमारे साथ। आप पूर्व राजदूत रहे हैं आर्मेनिया में और जॉर्जिया में, और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन भी आप रहे हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर भी आपने अपनी भूमिका निभाई है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप कपूर साहब, इस दौरे को आप व्यक्तिगत तौर पर कैसे देख रहे हैं? आपने बहुत अच्छा विवरण किया है राणा यशवंत जी। हमें बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, बहुत आनंद आया। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये अभी अगर कुछ इसमें से नतीजा निकलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बट एक बात उसमें और बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है। जी। जो शांति का रास्ता है वो अमेरिका से होके निकलता है। जब तक अमेरिका अपनी मंजूरी नहीं दे यूक्रेन को आगे बढ़ने के लिए, शांति की ओर, अमन की ओर, तब तक यूक्रेन आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि यहाँ पर हमने सुना था कि मार्च 2023 में यूक्रेन युद्ध को रोकना चाहता था, कहना चाहता था कि हम नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे और हम ये रेजोल्यूशन पास कर देंगे। तो उसी टाइम पे फिर यहाँ से एक फोन कॉल गया बोरिस जॉनसन को लंदन में। बोरिस जॉनसन लंदन से तुरंत पहुंचे यूक्रेन में, कीव में, और जेलेंस्की को कहा कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, ये युद्ध चलता रहेगा और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीनों में। ये दोनों जो हैं यहाँ पर कैंडिडेट्स, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, मेरे ख्याल से दोनों कोशिश करेंगे इस युद्ध को बहुत जल्दी से जल्दी रुकाने का। ट्रंप ने तो कह दिया है कि जैसे मैं प्रेसिडेंट बनूंगा मैं इस युद्ध को तुरंत रोक दूंगा एकदम। तो वो उनकी कैपेसिटी है जरूर। कमला हैरिस ने ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी दिया नहीं है, बट मुझे उम्मीद है कि वो स्थिति देख के, समझ के, क्योंकि वो यहाँ पर उपराष्ट्रपति रही हैं 3.5 पौने 4 साल, जी। तो उसको भी समझ होगी कि ये बहुत जरूरी है। तो जैसे यूएस कहेगा, अमेरिका कहेगा कि इस युद्ध को रोकना है, वैसे नाटो दूसरे दिन वही विचार को रिपीट करेगा और फिर जेलेंस्की को एग्री करना पड़ेगा कि हमको ये अचल मल्होत्रा इमीडिएट। साहब, प्रदीप कपूर साहब कहना है कि इस युद्ध के रुकने का जो बड़ा कारण है वो अमेरिका की मर्जी है। अगर अमेरिका की मर्जी नहीं होती तो युद्ध नहीं रुक सकता है। क्या यूक्रेन एक स्वयंभू देश नहीं है, या जेलेंस्की अपनी मर्जी से अपने देश के हित में इस युद्ध को रोकने के लिए बातचीत की टेबल पर नहीं आ सकते हैं? रूस यूक्रेन के बीच में बिना नेटो, खास करके अमेरिका की मर्जी के बगैर बातचीत नहीं चल सकती है। अगर ऐसा है तो फिर तो दुनिया में कोई भी कोशिश अमन के लिए होती है, बातचीत के लिए होती है, तो वो कामयाब नहीं होगी। जी हाँ, मैं मेरे को पैनलिस्ट प्रदीप जी से काफ़ी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि देखिए ये लड़ाई जो है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं है, ये एक ब्रॉड कंसेंसस है इस बात को लेके। ये यूक्रेन जो है वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है अमेरिका, नेटो और उसके यूरोपियन अलाइज के बिहाफ पे, और वही लोग हैं जो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और बीच बीच में जो वो एक पीस समिट या शांति की दिशा में काम करने का एक प्रचार करते हैं, तो वो भी एक तरफा होता है, उसमें रशिया को वो इन्वॉल्व नहीं करते हैं। और वो चाहते हैं कि पीस के प्रपोजल ऐसे रखते हैं जो ऑलमोस्ट रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन नेगोशिएबल होते हैं। जी। आप उसे वन साइडेड और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे रशिया से चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और मान ले और इस युद्ध को रोक दे। रशिया, मुझे लगता है, इस युद्ध में अब काफ़ी आगे बढ़ गया है। और जब से यूक्रेन ने रशिया की टेरिटरी में घुसकर कुर्स्क और दूसरे इलाकों में कुछ कैप्चर किया है, कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाए हैं, तो युद्ध का दायरा भी बहुत बढ़ गया है और रशिया की स्टेक्स भी इसमें ज़्यादा हो गई हैं। तो इन परिस्थितियों में
बहुत मुश्किल लग रहा है कि आने वाले समय में जब तक जो इस युद्ध को चलाया जिसने, वो अगर सहमत नहीं होगा तो ये युद्ध रुकेगा नहीं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, उक्रेन को जो झोंका उन्होंने इस युद्ध में, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था रशिया को कमजोर करना, सैन्य दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। 28 साल से उलझा के रखा। ये अलग बात है कि सैंक्शंस काम नहीं कर रही हैं और रशिया ने दूसरे रास्ते ढूंढ लिए हैं, तो उसे उतना खामियाजा नहीं हुआ जितना शायद अमेरिकन और वेस्ट ने सोचा था। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स करोड़ों रुपए कमा रहा है इस युद्ध से। तो अभी फिलहाल तो मुझे कुछ आसार दिखाई नहीं देते, और इसीलिए मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है जी। कि हमने ये विजिट जो हम इनिशिएटिव लिया है, तो क्या सोच के लिया है? ये पहली बार थी कि जुलाई में हमारे प्रधानमंत्री गए थे रशिया, लेकिन उससे पहले वो ज़ेलेंस्की और पुतिन से कई बार मिल चुके हैं ऑन द साइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल मल्टीलैटरल मीटिंग्स, और हर बार उन्होंने एक ही संदेश दिया है। तो इस बार जुलाई में उन्होंने क्या नया संदेश दिया वहाँ, या यहाँ अभी वो ज़ेलेंस्की से क्या नया कहने वाले हैं? तो इस विजिट को आप रिटॉरिक जो है ना, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए कि अब हम गए और बहुत जल्द जो है युद्ध लाज़मी विराम। है। चूँकि आप दोनों बड़े एक्सपर्ट्स हैं, लिहाजा हमने आपको इसलिए जोड़ा है कि हमारे दर्शकों को यह बात समझ में आ जाए कि इस दौरे से क्या कोई उम्मीद दुनिया कर सकती है, या हिंदुस्तान में जो चर्चा है उसके मायने हैं। और ज़ाहिर आप दोनों कह रहे हैं कि एक प्रॉक्सी वार यूक्रेन लड़ रहा है। दरअसल पीछे से पश्चिमी देश और अमेरिका यह लड़ रहे हैं, और मकसद जो है रूस को कमज़ोर करना है। अगर रूस की हैसियत कमज़ोर होती है तो दुनिया में जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसको खड़ा करने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। चूँकि चाइना आज की तारीख में एक बड़ी ताकत के तौर पर खड़ा हो रहा है, तो रूस के बाद एक बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए या पश्चिमी देशों के लिए चीन भी होगा। लिहाजा इस इलाके में किस तरह से इक्वेशंस साधे जाएं, यूक्रेन उसका एक हथियार बना हुआ है। आप दोनों की कमोबेश राय ये है। मैं आगे चर्चा करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव में आज दिया है, और वो 3 घंटे की जो बैठक हुई है दोनों देशों के नेताओं के बीच में, उस बैठक के बाद। आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था तो मेरा मन भर आया था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है, तो निर्दोष बालकों की होती है, और वो बहुत दर्दनाक होता है। किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए, और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती हैं। दुनिया में मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। एथेंस इस दर्दनाक परिस्थितियों के बीच भी आपने जिस गर्म जोश से मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आज का दिवस भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री आज पहली बार यूक्रेन की धरती पर आ रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। ये एक ऐतिहासिक दौरा है, और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हम दरअसल बुद्ध और गांधी की धरती से हैं। हमारे यहाँ युद्ध का कोई विकल्प नहीं है। हम शांति के जरिए दुनिया में लोगों को रहने देना चाहते हैं। शांति हमारा संदेश है। युद्ध की कोई गुंजाइश हमारे यहाँ नहीं है। हम शांति के पैरोकार हैं।
हम युद्ध के विरोधी हैं, और यह बात बार बार हमने कही है। और भारत ने दुनिया में जिस तरीके से अलग अलग मंचों पर अपनी मौजूदगी जताई है, अलग अलग बॉडीज़ के भीतर, जो संगठन आप कहते हैं, उससे भी आपको बहुत हद तक साफ होगा कि भारत अपने रक्षा, अपनी रणनीति और अपने वाणिज्यिक फ़ायदे, जो कारोबारी फ़ायदे होते हैं लोगों के हित में, उस लिहाज से अलग अलग ग्रुप में अपनी मौजूदगी है। और भारत इकलौता देश आपको दिखाई पड़ेगा जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर है, लेकिन कई प्लेटफॉर्म्स पर कई देश आपको नहीं दिखेंगे जो दुनिया के ताकतवर देश हैं। जैसे मैं आपको 2 मिनट समझाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने मेहमानों के साथ पास पहुँचूँ और वाजिब सवाल जो इससे पैदा होते हैं वो कर पाऊँ। जैसे आप देखिए क्वाड, ये क्वाड एक बॉडी है, ये डिफेंस के फील्ड में एक दूसरे की मदद करने के लिए एक बॉडी तैयार की गई, और इसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो आप देखेंगे तो पूरा जो हिंद महासागर का इलाका है और साउथ चाइना सी, उस इलाके में चीन को घेरने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, ये 4 देश हैं, और ये चीन को टारगेट करके एक ग्रुप बनाया गया जिसको आप क्वाड कहते हैं। इसके बाद एक और दूसरी बॉडी है, जैसे G7 है या G20 है, तो यह आप G20 देखिए, तो G20 में दुनिया के लगभग तमाम जितने बड़े देश हैं, अमेरिका भी है, रूस भी है, चीन भी है, भारत है, सऊदी अरब है, चाइना है, जापान है, टर्की है, साउथ अमेरिका कंट्री में ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। तो ये G20 में भी भारत की अपनी मौजूदगी है, जिसकी मेज़बानी पिछले साल हिंदुस्तान ने की थी। और एक दुनिया के चुनिंदा 7 देशों का संगठन होता है जिसको आप G7 कहते हैं, और G7 में ना आपको रूस दिखाई पड़ेगा और ना इसमें चीन है। ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा का एक संगठन है, और भारत को इसमें प्रतिनिधि देश के तौर पर बुलाया जाता है, रिप्रेजेंटेशन इंडिया का होता है। भारत ऐसा देश है जो तमाम मंचों पर आपको मिलता है और जिसकी अपनी अहमियत है, उसका अपना वज़न है, उसके कहे का मतलब है। भारत नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2-3 तस्वीरें इसलिए दिखाना चाहता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। जैसे रूस और यूक्रेन, इन दोनों देशों की यात्रा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कर सकता है, और दोनों देशों के भीतर बराबर भरोसे और बराबर स्वागत सम्मान के साथ ठीक ऐसे ही भारत का प्रधानमंत्री इजराइल और फिलिस्तीन की यात्रा कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने 2017 में इजराइल की यात्रा की थी, और 2018 की जनवरी में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हिंदुस्तान की यात्रा पर आए थे, और जब अपने देश लौटे उसके महीने भर के भीतर ही नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन की यात्रा की थी। और इजराइल फिलिस्तीन दोनों दुश्मन देश हैं। आज भी आप देखते हैं तो गाज़ा पट्टी के ऊपर इजरायली फ़ौज का हमला लगातार चल रहा है, और उसको लेकर के कितना खून खराबा हुआ है बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों दुश्मन देशों में अगर कोई ऐसा नेता है या ऐसा कोई देश है जिसकी पूछ परख दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ सम्मान है, दोनों तरफ सत्कार है और विश्वास है, वो हिंदुस्तान है। वैसे ही ईरान, इजराइल, नरेंद्र मोदी ईरान की भी यात्रा करते हैं, और इजराइल हमारा दोस्त भी है, ईरान के साथ भी हमारे अपने संबंध अच्छे हैं। तो यह जो समन्वय का है, संतुलन का है, यह बना करके रखना बड़ी साख है, और ये साहस की बात है। अगर आप निष्पक्ष हैं, निर्गुट हैं, तो आपको निर्भीक होना पड़ता है, और निर्भीकता जो है वो ताकत से आती है। कमज़ोर देश निर्भीक नहीं हो सकता है, क्योंकि दबाव 10 तरह के होते हैं। इसलिए प्रदीप कपूर साहब, ये जो न्यूट्रलिटी है इंडिया की, ये इस तरह के संकट में, जैसे यूक्रेन रूस का है या इजराइल फिलिस्तीन का है, इसमें दुनिया के तमाम देशों के बीच में अगर कोई मुखिया मध्यस्थता के लिए किसी को आप तलाशते हैं तो हिंदुस्तान दिखता है। यह अहमियत तो है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राणा यशवंत जी, और बहुत अहम पॉइंट है ये कि क्योंकि भारत न्यूट्रल है, तो हर पार्टी, हर साइड, हर पक्ष भारत को एक्सेप्ट करता है, भारत को सुनता है, भारत से बातचीत करता है, भारत से वार्तालाप करता है, भारत को अपना दुख दर्द समझाता है, सुनाता है। तो भारत में क्षमता है सुनने की, समझने की और कुछ करने की।
तो अभी अगर ये यूक्रेन में हैं, कीव में हैं और ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं, तो उनकी बात को भी गहराई से समझेंगे, उनको भी समझाएँगे और उसके बाद में सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी जी का यात्रा है उनकी अमेरिका में, जी। न्यूयॉर्क में आना है उन्होंने। तो उस टाइम पे अगर कोई मीटिंग हो सकी, बाइडेन तो उस टाइम अभी ऑलरेडी लेम डक प्रेसिडेंट हो गया है, क्योंकि वो कैंडिडेट नहीं है और उसके बस कुछ ही महीने बचे हैं जब उनको हैंड ओवर करना पड़ेगा पावर, या ट्रंप को या कमला हैरिस को। जी। बट अगर सितंबर में फिर भी कमला हैरिस और बाइडेन के साथ मुलाकात होती है, बातचीत होती है और उनको फिर प्रधानमंत्री समझा सकते हैं कि कीव में उन्होंने ये बातचीत की, रशिया में उन्होंने ये बातचीत की, मॉस्को में पुतिन का ये सुझाव है और ज़ेलेंस्की का ये सुझाव है, तो इन दोनों को साथ में बिठाकर किसी टेबल पे, या भारत में या अमेरिका में, जहाँ पर ये 4 देश मौजूद हों, तो उसमें फिर थोड़ा-सा आसान हो सकता है। अगर रशिया, यूक्रेन, यूएस और इंडिया एक साथ कहीं भी बैठे और उनकी बातचीत सुने और उनको सुनाए और समझाए, और भारत का रोल अहम रहेगा इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए। ये तो बहुत उसमें बड़ी कोई बात शक कपूर नहीं है। साहब कह रहे हैं कि भारत की भूमिका इस बैठक में, अगर अमेरिका, रूस, यूक्रेन और हिंदुस्तान बैठें तो यह जो बड़ा युद्ध चलता रहा है पिछले 2.5 वर्षों से, यह शांति में तब्दील हो सकता है, यह ख़त्म हो सकता है। अचल मल्होत्रा साहब, मैं आपके पास आने से पहले एक वाकया या एक अभी जो कीव में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस जयशंकर ने की, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के रूस पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर के, उस पर भी चर्चा हुई यूक्रेन के भीतर। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूस पर जो पाबंदियां वो अलग हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो अपने लिए तेल जब खरीदता है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विकल्प हैं जिनको देख करके खरीदता है। मैं चाहता हूं कि बयान सुनते हैं जयशंकर का, उसके बाद मैं सवाल आपसे करता हूं। Little more than 2 years ago, he had actually publicly said that this is not an era of war. He had also underlined that dialogue and diplomacy are the key. Most recently, he emphasized that the solution will not come out of the battlefield. And obviously, we find the civilian and humanitarian toll of this conflict particularly distressing. It's also India's view that the two sides need to engage each other to find a solution. अचल जी, एक बड़ी क्लैरिटी है हिंदुस्तान के स्टैंड में, लेकिन पश्चिम में देखा जाता है कि हिंदुस्तान जो है अपने फायदे के लिए अपने रिश्तों का हवाला देता है। देखिए राणा जी, कौन सा ऐसा देश है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के बात नहीं करता? अगर आप नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू नहीं करते, उन्हें डिफेंड नहीं करते, तो आप बनाना रिपब्लिक हो जाते हैं। जी। अगर भारत ऐसा करता है तो उसमें बुराई नहीं है। देखिए, आज की तारीख में जो भारत का स्टेचर और जो भारत का इस समय पूरे इंटरनेशनल अरीना में है, तो उसके पीछे 3-4 वजह हैं। एक तो ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड हमारी जो एडवांसेस हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेस, न्यूक्लियर, हमने जो फूड सिक्योरिटी अपने देश को दी है, हमारी इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है, ये एक तरफ है। दूसरी तरफ जियो पॉलिटिक्स पे अगर देखें तो हमने जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के एक वर्जन 2.0 कह लीजिए, पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट या मल्टी इंगेजमेंट रखी हुई है। हमारा ये मानना है कि हमारा जो रिश्ते हैं एक्स कंट्री के साथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेशन विद द कंट्री वाई, यानी जैसे आपने भी जिक्र किया था, हम इसराइल से भी रिश्ते रखते हैं, तो पैलेस्टाइन की कॉज को भी सपोर्ट करते हैं। ईरान से भी हमारे संबंध हैं। हम अगर रशिया उक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हम दोनों से भी बात करते हैं, दोनों को भी इंगेज करते हैं। जी। और हमारी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, जो सैंक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में आती है, तो हम अपने देश का हितों को ध्यान में रखकर डिसीजन लेते हैं। हमने इसमें विदाउट मिंसिंग द वर्ड्स, हमने जब ये ऑयल की बात चली थी, रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल की, जिसके ऊपर अमेरिका ने थोड़ी सी नाराजगी भी दिखाई थी, तो हमने खुले शब्दों में कहा था कि हमें हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अगर कोई
दोष दे, और खास तौर से अमेरिका या वेस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। अमेरिकन तो दूसरी कंट्रीज में जाके रिजीम चेंज तक करवा देते हैं अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में। तो ये मुझे नहीं लगता है इसमें कोई औचित्य है। बहरहाल जो भारत का इस समय इस स्टेज पे जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से लोग उम्मीद रख रहे हैं कि शायद भारत के इंटरवीन करने से रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए या ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार हो जाए कि कम से कम बातचीत की टेबल पे वो आ जाए, जी। वो अपने आप में एक ब्रेक थ्रू होगा। उसके बाद अगर कुछ थोड़े से ह्यूमैनिटेरियन स्टेप्स ले लिए जाएं, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हो जाए, कुछ और ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स को देख के अगर समझौता हो जाता है, तो वो एक और बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। सीज फायर बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और उसके बाद जो इश्यूज हैं, वो तो मुझे नहीं लगता सालों साल उस पे कुछ होने वाला है, क्योंकि जहां रशिया बैठा है ईस्ट यूक्रेन के जो हिस्सों को लेकर, चाहे वो क्रीमिया हो, चाहे वो डोनबास रीजन डोनेट्स्क, हो, लुहांस्क, जी हो, हाँ। तो शायद वो उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जी। रशिया की पोजीशन ये है कि ये हिस्से जो हैं उक्रेन के हैं ही नहीं। इन्होंने अपनी मर्जी से अपना विलय कर लिया है रशियन फेडरेशन के साथ। तो अब तो वो अपने अपने इलाकों को और अपने लोगों को उन डिफेंड इलाकों कर। को रूस अपना इलाका मानता है, लेकिन हमारे दोनों मेहमान ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की आज की तारीख में हैसियत ऐसी है कि बातचीत का सिलसिला रूस और यूक्रेन के बीच में शुरू हो सके, यह हिंदुस्तान संभव करा सकता है। युद्ध रोकने और युद्ध के ख़त्म होने में भले ही वक्त लगे, लेकिन युद्ध के ख़त्म होने तक की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का हिंदुस्तान अगर हिस्सा बनता है तो संभव है कि युद्ध रुक जाए, और नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। सर, आप दोनों जुड़े, आप दोनों ने हमारे दर्शकों को अपना विज़न रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट सर। और अब 5 मिनट के लिए उस ट्रेन की बात करते हैं जिस ट्रेन से नरेंद्र मोदी पोलैंड से कीव यानी कि यूक्रेन गए और फिर कीव से पोलैंड लौटेंगे, वहां से फिर वो टेक ऑफ करेंगे हिंदुस्तान के लिए। इस ट्रेन को हम रेल फोर्स 1 कहते हैं। और रेल फोर्स 1 जो है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति गए तो उनको भी ऐसे ही ट्रेन से जाना पड़ा कीव। उसके बाद से इसका नाम रख दिया रेल फोर्स 1। अमेरिका का राष्ट्रपति जिस विमान चलता है एयरफोर्स 1, तो वो जब उस ट्रेन से गए तो रेल फोर्स 1। लेकिन ये रेल फोर्स 1 जिसे प्रधानमंत्री ने आज यात्रा की, वो क्या है? ये एक स्पेशल ट्रेन है, और ये जो 600 किलोमीटर की यात्रा है लगभग कीव पहुंचने तक की पोलैंड से, वो 10 घंटे में पूरा करती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है, यानी कि औसत रफ्तार है। लेकिन उसके जो कंपार्टमेंट्स हैं लकड़ी के बने हुए, और वो किसी आलिशान होटल के कमरों के जैसे दिखते हैं। अंदर बैठकों के लिए टेबल सोफे लगे हुए हैं। ऐसे कमरे भी हैं जहां कॉन्फ्रेंस हॉल के तौर पे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, जहां टीवी है और बेड्स लगे हुए तो हैं। और यह ट्रेन जो है वो बिजली के इंजन से नहीं चलती है, डीजल इंजन से चलती है। कारण ये है कि इसके ऊपर चाहे आप किसी भी तरीके से हमला करें असर नहीं हो सकता है, लेकिन बिजली के खंभे उड़ गए तो ट्रेन रुक सकती है। इसलिए ट्रेन नहीं रुके, इस खातिर उसको डीजल इंजन से चलाया जाता है, और आज भी ट्रेन डीजल इंजन चलती है। दरअसल इसकी शुरुआत 2024 में हुई थी, और 2024 में जब क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा था क्रीमिया, तो पूरा समंदर पार कर क्रीमिया जाना होता था, तो ट्रेन जो है वो क्रीमिया जाती थी आती थी। तो बेसिकली ये टूरिस्ट ट्रेन थी। लेकिन 2014 में ही क्रीमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया। उसके बाद से ये यूक्रेन के भीतर घूमने वाली ट्रेन हो गई, और ऐसे ही पड़ोस के देशों से जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनको लेकर के कीव तक यह ट्रेन आती है। बख्तरबंद खिड़कियां हैं, गोला बारूद बम से इसका पर कोई असर नहीं होता है, और जो इसका कम्युनिकेशन सिस्टम है बहुत सेफ है। एकदम आलिशान 5 स्टार होटल के जैसा आपको ये लुक देता है, और वैसी ही सुविधा सहूलियत इसके भीतर भरी पड़ी है। तो ये रेल फोर्स 1, तो रेल फोर्स 1 से प्रधानमंत्री 10 घंटे की यात्रा करके गए हैं, और 10 घंटे की यात्रा करके वो लौटेंगे, और फिर उसके बाद वो पोलैंड से भारत के लिए आएंगे। अब पाकिस्तान।